नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की यह खबर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज हम जिन दो बड़े मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, उनमें पहला मुद्दा है ईपीएफओ की वेतन सीमा यानी सैलरी लिमिट से जुड़ा हुआ, जबकि दूसरा मुद्दा 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन चर्चाओं का है जिन पर देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज थी कि ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य वेतन सीमा को 15 शून्य से बढ़ाकर 25 शून्य प्रति माह किया जा सकता है। इस चर्चा के बाद लाखों कर्मचारियों के मन में यह उम्मीद जगी थी कि यदि ऐसा होता है तो भविष्य में पीएफ और ईपीएस दोनों के दायरे में अधिक कर्मचारी आएंगे और इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह विषय हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, बल्कि फिलहाल इसे रोककर रखा गया है ताकि उद्योग जगत, कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जा सके। दरअसल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि वेतन सीमा को सीधे 15 शून्य से बढ़ाकर 25 शून्य किया जाता है तो कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। पहले से ही नए श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा संहिता और वेतन संहिता के लागू होने की तैयारियों के कारण कई उद्योगों का खर्च बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में यदि ईपीएफओ योगदान की सीमा भी बढ़ा दी जाती है तो कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए अधिक राशि जमा करनी होगी। यही कारण है कि उद्योग संगठनों ने इस विषय पर सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। सरकारी स्तर पर भी यह माना जा रहा है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सभी हितधारकों की राय लेना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई या रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यही वजह है कि फिलहाल वेतन सीमा में बदलाव का निर्णय आगे के लिए टाल दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान व्यवस्था क्या है और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मौजूदा नियमों के अनुसार ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य योगदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15 शून्य प्रति माह निर्धारित है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने अपने हिस्से का निर्धारित प्रतिशत योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा अंश कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में जमा होता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में और शेष ईपीएफ में जाता है। यदि भविष्य में वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो स्वाभाविक रूप से योगदान की राशि भी बढ़ेगी और लंबे समय में पीएफ में जमा होने वाला फंड भी अधिक हो सकता है। हालांकि इसके साथ कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा और यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा आर्थिक पहलू है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि आज के समय में देश के अनेक शहरों में 15 शून्य मासिक वेतन बहुत सामान्य हो चुका है। बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन इस सीमा से ऊपर है और वे अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रहे जाते हैं। उनका तर्क है कि यदि सीमा बढ़ाई जाती है तो लाखों नए कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। दूसरी ओर उद्योग जगत का कहना है कि किसी भी बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि कंपनियों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक दबाव न आए। यही कारण है कि यह विषय केवल कर्मचारियों का नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगार से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इनके बरदेत के बाद इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं
कि भविष्य में वेतन, पेंशन और भत्तों में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपनी अपनी मांगें रखी हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अलग अलग संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन संरचना में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करता और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक किसी भी वेतन वृद्धि, पेंशन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर या एरियर की राशि को अंतिम या निश्चित नहीं माना जा सकता। इस समय अलग अलग मीडिया रिपोर्टों और कर्मचारी संगठनों की ओर से कई तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे आयोग की बैठकों और विचार विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे स्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। यही वजह है कि आने वाले महीनों में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं तेज होती जा रही हैं और अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से अपनी अपनी मांगें आयोग के सामने रखी जा रही हैं। इन बैठकों में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में ऐसा सुधार किया जाए जिससे बढ़ती महंगाई के बीच उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल महंगाई भत्ता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मूल वेतन और पेंशन की संरचना में भी व्यापक सुधार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन और हाउस रेंट अलाउंस जैसे विषयों पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता और केंद्र सरकार उसे मंजूरी नहीं देती, तब तक किसी भी राशि या प्रतिशत को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। अभी तक जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे विभिन्न रिपोर्टों, कर्मचारी संगठनों के सुझावों और संभावित अनुमानों पर आधारित हैं। यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में संशोधन के साथ साथ पेंशन की गणना में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन को नए मूल वेतन में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद उसी संशोधित मूल वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता और अन्य भत्तों की नई गणना की जाती है। इसीलिए कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि भविष्य में बेहतर फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है, तो इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। यही कारण है कि इस विषय पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है और सभी की निगाहें आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी कर्मचारियों की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वर्तमान व्यवस्था में शहरों की श्रेणियों के अनुसार अलग अलग दरों पर HRA दिया जाता है। यदि भविष्य में मूल वेतन में वृद्धि होती है, तो उसी अनुपात में HRA की राशि भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। इसी प्रकार परिवहन भत्ता, चिकित्सा संबंधी भत्ते और अन्य सुविधाओं में भी संशोधन की संभावना पर कर्मचारी संगठन अपनी मांग रख रहे हैं। उनका कहना है
कि आज की महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वर्तमान भत्तों में समयानुकूल बदलाव आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को वास्तविक राहत मिल सके। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि भविष्य में उनकी मासिक पेंशन में ऐसा सुधार हो जिससे बढ़ते खर्चों का सामना करना आसान हो सके। विभिन्न पेंशन संगठनों ने सरकार के सामने यह मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की जाए और महंगाई को ध्यान में रखते हुए उसे अधिक व्यावहारिक बनाया जाए। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यय और वृद्धावस्था से जुड़ी आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त सहायता की भी मांग की जा रही है। सरकार और आयोग के स्तर पर इन सभी सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है और अंतिम निर्णय विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय एरियर को लेकर भी चर्चा का है। कर्मचारियों के बीच यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि यदि भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं और उनकी प्रभावी तिथि पूर्व निर्धारित होती है तो क्या उन्हें एरियर मिलेगा। इस विषय पर भी अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। इसीलिए अभी किसी भी निश्चित एरियर राशि या भुगतान की समय सीमा का दावा करना उचित नहीं होगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया गया है और इस विषय पर आगे विचार विमर्श जारी रहने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है और कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसी आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए किसी भी अपुष्ट खबर या सोशल मीडिया पर चल रहे दावों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना अधिक उचित रहेगा। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी साथियों के साथ शेयर करें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि केंद्र सरकार ईपीएफओ, पेंशन, डीए, डीआर, 8वें वेतन आयोग, एरियर और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।